अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आर्मी चीफ ने ये कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब ऑपरेशन मुश्किल और पेचीदा मरहले में दाखिल हो गया है। जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कतर के दौरे पर हैं, जहां LNG के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए और माशी दहशतगर्दों के गिर्द नैब ने घेरा मजीद तंग कर दिया है। इस समेत बहुत सी अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन डॉक्टर साहब, बाकी खबर पर आते हैं, लेकिन आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और आर्मी चीफ ने कहा है कि ऑपरेशन अब मुश्किल और पेचीदा मरहले में आ गया। डॉक्टर साहब, क्या मुश्किल है? देखिए जी, मुश्किल और पेचीदा मरहले में आ गया है। ये आर्मी चीफ का बयान सामने आया है, तो अब इस पे देखना ये है कि क्या हो सकता है। मुश्किल और पेचीदा मरहला ऐसा क्या हो सकता है? पिछले काफी अरसे से जो दहशतगर्द हैं मुल्क में, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कलअदम जमातें हैं, जो अस्करी विंग्स हैं पार्टियों के, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है पूरे, और उसमें बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। बहुत से लोगों को तकलीफ भी है उससे कि क्यों हो रही है, लेकिन जब बहरहाल कामयाबी हुई है। मुल्क की कामयाबी है ये, कोई फौज या कोई इसमें सभी हैं, सिविलियंस भी साथ हैं, उनकी भी बड़ी कुर्बानी है सिविलियंस की। लेकिन बात यह कि कामयाबियां तो हो रही हैं, लेकिन अब जो अगला मरहला है उसमें क्या मुश्किल है, मतलब क्या मुश्किलात, कौन सी मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं आर्मी चीफ? यानी कोई नई गोलें या नई बंदूकें तैयार कर ली हैं दहशतगर्दों ने, कुछ दहशतगर्दों की नई तंजीमें बन गई हैं, क्या है, कोई मुश्किल है, कोई रुकावट है? मैं जहां तक समझता हूं इस सूरत हाल को, वो ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। जो पॉलिटिकल विल चाहिए, अच्छा पब्लिक सपोर्ट तो है, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। पब्लिक सपोर्ट होना एक और चीज है कि लोग, आवाम चाहते हैं कि इंतहा पसंदी से हमारी जान छूटे। लोग मॉडरेट हैं पाकिस्तान के, लोग आज़ादी चाहते हैं, घूमे फिरें, अपने मजहब को जिस तरह पाकिस्तान को लेबल करती है, वो पाकिस्तान तो उस तरह का नहीं है। पाकिस्तान एक मॉडरेट इस्लामिक रियासत है, और इसी तरह से जो माशी दहशतगर्दी है, जो सियासी पार्टियों के अंदर उनकी गुंडागर्दी चल रही है, जिसकी एक मिसाल हमारे सामने उज़ैर बलोच की सूरत आ चुकी है, और भी तो अवाम ही चाह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। अच्छा, मैं जब बार बार ये बात कहता हूँ ना, इसको कोई तनकीद के तौर पे कुछ बातें ऐसी पे मुझे मौजूदा हुकूमत की मैं तनकीद करता हूँ, जैसे LNG का मामला, जैसे कि ऑरेंज लाइन कैसे निकली, जैसे सी पैक, अब एक मसला खड़ा हो गया, सी पैक का मसला खड़ा हो गया क्योंकि अचानक वो जो KP हुकूमत है वो कह रही है कि हम तो ऑन बोर्ड नहीं है, हमें तो चाइनीज ये कह रहे हैं कि ये मगरबी रूट ही गलत है। तो मतलब मुतनाज़े आपने बना दिया, जो कि नहीं बनना चाहिए पाक चाइना कॉरिडोर को। अब रुकावट क्या है? आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि रुकावट है। रुकावट गालिबन पॉलिटिकल विल नहीं, उनको नहीं है, उनको फंड्स नहीं मिल रहे क्या TDPs के लिए, जैसे कल उन्होंने बात की। वो ये कह रहे हैं कि अंदरूनी हमायत हासिल है। कौन से लोगों की अंदरूनी हमायत हासिल है, और अंदर कौन से लोग ऐसे हैं भाई? देखिए ना, कौन से लोग ऐसे हैं, ये बाकी तो हमने पकड़ लिए सारे इधर उधर से लोग जो दहशतगर्द तंजीमों के थे। अब कौन से अंदर लोग हैं जिनको बाहर की फंडिंग हो रही है? मैं तो ये समझता हूं मालूमात की बुनियाद पे कि इलेक्टेड लोग भी हैं जो जिनको बाहर से फंडिंग होती रही है, और जो बाहर की टेलीफोन कॉल्स पे अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पे, और उनको अगर फारिग किया गया है उनके ओहदों से, हसास पोजीशन से, तो बाहर से कॉलें आई हैं उनके लिए, बाहर से टेलीफोन कॉल्स आई हैं। और मेरे इल्म में ये बात, उनकी कॉल्स आई है कि नहीं जी हमारा बंदा है, कभी कोई अरबी में कॉल आ गई है, कभी कोई चीनी में कॉल आ गई है, कोई इंग्लिश में कॉल आ गई है, कोई बरतानवी एक्सेंट की इंग्लिश, अमेरिकन एक्सेंट की इंग्लिश, तो बाहर से कॉलें आती रही हैं उन लोगों के लिए, और उनको ज़ाहिर फंडिंग भी होती रही है। अच्छा, मैं इससे पहले मैं आगे चलूं, कल मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनाई थी, और मैंने कहा था मैं जो कहता हूं मियां शरीफ साहब का खास ज़हन है, वो ज़हन गालिबन मोहतरमा का नहीं था, या वो ज़हन जरदारी साहब का भी अब आखिर में बना, जब उन्होंने ईंट से ईंट वाली बात की। जरदारी साहब का पहले भी मामला था कि हम साथ लेके चले फौज को, मतलब फौज के साथ चले। उसमें उन्होंने कैसे साथ लेके चले वो एक अलग कहानी है, वो कभी जनरल कियानी साहब से जिंदगी में मुलाकात होगी या वो इंटरव्यू देंगे तो मैं पूछूंगा कि कैसे चले आप साथ जरदारी साहब के, वो एक अलग कहानी है, अलग दास्तान है। लेकिन जरदारी साहब को ये था कि साथ ले लो, साथ मिला लो, यार इसको हैंडल कर लो, फलाने जज करके, अच्छा वो क्या प्राइस है, अच्छा उससे पूछ लो, उसको ये कर दो, उसको ऐसे कर दो, अच्छा काफ के लोगों से पूछो, अच्छा मीम के लोगों से पूछो, जमात वालों का भी काम करो, नून वालों का भी काम कर दो। तो जरदारी साहब का ये मामला था। मियां साहब चाहते हैं अपने हाथ में कि मेरे हाथ में एक पावर रहे। तो ये मैं कोई मियां साहब पे तनकीद नहीं, मियां साहब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखते हैं जिसके अंडर फौज हो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने मियां साहब के साथ गुफ्तगू भी की, इंटरव्यू भी किया, अच्छा सबूत किया उसका। एक मैंने प्रोग्राम उनकी इंटरव्यू का हिस्सा कल चलाया था, ये वो इंटरव्यू है जो यूट्यूब पे बाकी कहीं नहीं है। मैंने मियां साहब के जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मैंने मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ साहब, मैं आज एक बात इस प्रोग्राम में बताने लगा हूं,
जनरल मुशर्रफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त एग्जाइल में थे। मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में थे और उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंसी में, मुशर्रफ साहब की प्रेसिडेंसी में एक पैगाम भेजा कि जी आपको मियां नवाज शरीफ साहब से मुशर्रफ साहब को ताज़ियत करनी चाहिए उनके वालिद के इंतकाल पे। उसके बाद मुझे मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे की कॉल आई कि डॉक्टर साहब, अच्छा मैंने इन द मीन टाइम मियां नवाज शरीफ साहब को मैसेज भेजा उनके साहबजादे के थ्रू, गालिबन हुसैन के थ्रू। मैंने कहा जी आप अगर जनरल मुशर्रफ की कॉल आए ताज़ियत के लिए तो आप टेलीफोन, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं मियां साहब से पूछता हूं। तो वापस पूछा उन्होंने मियां साहब से और वापस कहा कि अच्छा ठीक है, मियां साहब कह रहे हैं मैं बात कर लूंगा अगर जनरल मुशर्रफ की कॉल आई। अच्छा अब थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि मुझे पता चला कि मियां नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ ने कॉल करके और उनसे कंडोल किया है, यानी ताज़ियत की है। अब बहुत अरसे के बाद, लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल था कि मैं किसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब से पूछूं कि जब आपको जनरल मुशर्रफ ने टेलीफोन कॉल की तो आपको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कहा या मियां साहब ने कहा? अच्छा अब वो इंटरव्यू का वो हिस्सा मैं कल थोड़ा सा चलाया था, अब वो हिस्सा मैं चलाने लगा हूं जहां मैं मियां साहब से पूछ रहा हूं जनरल मुशर्रफ साहब ने आपको टेलीफोन कॉल की तो उन्होंने आपको क्या क्या के मुखातिब किया। अब उसका आगे का जवाब जो है वो जरा मियां साहब से सुनते हैं। ये क्लिप, एक नया क्लिप आज जरा मियां साहब। अच्छा अब कैमरा वालों नोटिस ना भेजना, मैं वजीर आजम पाकिस्तान की का इंटरव्यू मैंने नशर किया। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक जहन है। अच्छा और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा यानी गुलाम इसहाक खान साहब के झगड़े के बाद जब उन्होंने कहा था कि मैं डिक्टेशन लूंगा और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, गुलाम इसहाक खान भी चले गए। लेकिन मियां साहब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते बहुत सारे मामलों में। एक मामला जो है उनका, जैसे ये इंटरव्यू है, ठीक है ना, ये अब मियां साहब का एक ज़हन है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ तो क्लर्क के पास भी ज्यादा साइन होते हैं मेरे, और ये कैसे वज़ीर आज़म बैठा हुआ है जिसके पास इतने भी साइन नहीं है और 3 जनरल आए और उसको निकाल दें आके। और फिर वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म नोट भी करते हैं कि कौन कौन से लोग आते हैं GHQ में तो कैप पहन के मिलता है, कैप पे, मतलब ये सब छोटी छोटी बातें मियां साहब कह रहे हैं कि मैं ध्यान में रखता हूँ, जो ये मियां साहब के ख्यालात हैं और ठीक है। अच्छा अब मसला ये है कि इस गुफ्तगू को और जो कल गुफ्तगू मैंने चलाई थी उसको शायद मैं भी थोड़ी देर में दोबारा, इसको आप जरा मिला के अब जरदारी साहब की बात सुने। जरदारी साहब जरा बिटर हो गए जब उन्होंने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और हम तो यहाँ हमेशा रहेंगे और तुम कौन होते हो और तुम जाओगे। लेकिन अगर आप दोनों को मिला के पढ़ें तो जरदारी साहब ज्यादा बिटर होके कह रहे हैं मियां साहब उसको, लेकिन बात वो ये कि तुम कौन होते हो, मतलब तुम कौन हो, तुम फौज हो, तुम्हारा काम है अपने दायरे में रहना, हम सियासतदान हैं। अच्छा फिर मियां साहब ने कहा इनको सबक सिखा दें, डगर पे डाल दें फौज को और कौन डालें, सियासतदान बल्कि। तो मियां साहब के जहन में है बात, और सियासतदानों के साथ कौन है, अवाम है। अब मसला यह है कि इस गुफ्तगू को आप लेकर आ जाएं करंट सूरत हाल में कि जहां वजीर आजम मौजूद हैं और वजीर आजम जो है वो ये बिल्कुल नहीं चाह रहे कि रेंजर्स को इख्तियारात मिले करप्शन के ऊपर। देखे ना, उन्होंने मियां साहब ने खुल के कहा कि पाकिस्तान तोड़ने का, और उन्होंने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, और मियां साहब के ख्यालात चेंज हुए जब मियां साहब एग्जाइल में रहे। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तोड़ने की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा मैं कभी मोहतरमा के खिलाफ मैंने कोई नहीं किया, ISI वाला, फिर उन्होंने जब IGI वाला, फिर उन्होंने कहा कि ISI वाले दाना डालते हैं, अच्छा और इनको भी हम जगह पर डालें। तो ये मियां साहब की एक थॉट है, एक ख्याल है उनका। अब मौजूदा सूरत हाल पे मैं आता हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि इस वक्त रेंजर्स के इख्तियारात का मामला हो, पंजाब में रेंजर्स के जाने का मामला हो, करप्शन के ऊपर जो ECL में नाम डल रहे हैं उसका मामला हो, मियां साहब का जो ट्रैक 2 खराब हुआ है इसहाक डार साहब वाला, यानी चौधरी निसार साहब तो स्टेट जा रहे हैं ना, जो पहले बात कर रहा हूँ कि 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो स्टेट चाह रहा है कि मुल्क के अंदर ऑपरेशन हो, करप्शन के ऊपर ECL में नाम डालें, वो चौधरी निसार साहब का ग्रुप है। जो दूसरा ग्रुप इसहाक डार साहब वाला है जिसने गारंटी दी हुई थी कि आपको डॉक्टर आसिम डिलीवर होंगे दुबई में, आपको अयान अली डिलीवर होंगी, आपको उजैर बलोच बाहर नहीं निकलेगा, आप में से किसी का नाम ECL में नहीं डलेगा, किसी सियासी शख्सियत का। ECL में तो नाम डलने शुरू हो गए, ECL में तो नाम डल रहे हैं और पकड़ धकड़ भी शुरू हो रही है और नैब के रेफरेंस भी तैयार हो रहे हैं। ये कौन सी नैब तैयार कर रही है? वही जो कमर जमान चौधरी साहब जिनको खुद आप लेकर आए थे। अब तो बात यह है कि ये मियां साहब की मर्जी से नहीं हो रहा। और मियां साहब ने जो मुतनाज़िर तरीन डील साइन की है कतर में, जो मेरा ख्याल से इस दौर का एक बड़ा करप्शन केस होगा या चार्ज शीट, जो भी लफ्ज है। बात करते और नहीं फिर उजैर बलोच साहब मैं देखे ना, उजैर बलोच अब नाम लेने लगी हैं और वो नाम उन्होंने टाइम बार्ड है, मतलब ये 15 दिन के अंदर अंदर, ये ऐसे नहीं कि वो चलते रहेगी उनका आसिम हुसैन की तरह। जब उनको सामने लेकर आए थे
पहली तारीख को या जो भी तारीख थी, तो 15 दिन का टाइम दिया गया था कि 15 दिन, आज 10 तारीख हो गई है, तो 15 तारीख तक जीआईटी बन के उनकी रिपोर्ट देनी है, जीआईटी ने बैठना है, और आज 10 तारीख हो गई है, हुकूमत सिंध ने जीआईटी नहीं बनाई। तो बात यह है कि ये बननी है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। और अब ब्रेक लेने तो फिर मैं डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस और गिरफ्तारी करेंगे। जी जी नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज सेनेट में डीजीआईबी ने कहा है कि हजारों पाकिस्तानी दाइश में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सैकड़ों का था उन्होंने, लेकिन ये कि बहरहाल वो, मैं भी जरा डीजीआईबी सब की तरफ भी आता हूँ। पहले ये उज़ैर बलोच की मैं बात थोड़ी सी बताऊं। देखिए, उज़ैर बलोच, डॉक्टर आसिम, दो फिनोमिना हैं। मैंने कहा था उनको अलामत के तौर पे आप लें। ऐसे बेशुमार उज़ैर बलोच घूम रहे हैं पाकिस्तान में। अभी पंजाब के अंदर रेंजर्स आती है, नहीं आती, कैसा ऑपरेशन शुरू होता है वहां पे, क्या मामला होते हैं, वो भी देखना है। लेकिन सिंध भरा हुआ है बेशुमार उज़ैर बलोचों से, पूरा मुल्क भरा हुआ है बेशुमार डॉक्टर आसिम जैसे लोगों से। मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम, और फिर उसका लिंक बन रहा है पॉलिटिक्स के साथ, बिजनेस के साथ। अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि उज़ैर बलोच जो लेकर आए थे अरशद पप्पू को, उज़ैर बलोच ने जब अरशद पप्पू को पकड़ा घर से, तो पुलिस ऑफिसर, और मैं बात पहले भी कह चुका हूं, पुलिस ऑफिसर्स गए और पुलिस की मोबाइल में वहां से पकड़ के ले आए। उनमें से एक का नाम था इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, दूसरे का नाम था इंस्पेक्टर चांद खान नियाजी, और तीसरा था इंस्पेक्टर जावेद बलोच। ये पुलिस इंस्पेक्टर्स थे, पुलिस की वर्दियों में नहीं थे, पुलिस वाले थे, प्रॉपर पुलिस वाले थे। और ये अरशद पप्पू को लेकर आए, और अरशद पप्पू को फिर गर्दन काटी गई, ज़िबा किया गया उसको, उसके भाई को, और फुटबॉल खेली गई, और वहां पे फिर बॉडी को आग लगा दी गई। ये गैंग वॉर के अंदर। तो ये 3 पुलिस वाले थे। एक और पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर का मैंने चंद रोज पहले नाम लिया था, किसी और पैरा में चला गया था, इकबाल महमूद साहब। इकबाल महमूद एक्चुअली रेजिस्ट करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं इन ग्रुप्स के अगेंस्ट, तो वो नाम शायद किसी और पैरा में चला गया। इकबाल महमूद नहीं थे, इकबाल महमूद जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनका नाम नहीं था। वो इकबाल महमूद लड़ते रहे हैं इनसे, इन ग्रुपों से। ये पुलिस ऑफिसर थे, और इनके ऊपर एक और चेन बनने जा रही है, एक और चेन बनने जा रही है, और वो चेन जो है आगे जाके फिर इलेक्टेड लोगों से, आपके जो मुंतखब अराकीन है साबिक और मौजूदा, उनके साथ बनेगी। मैं कोई बात ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर नाम दोबारा दोहरा रहा हूँ, सईद गनी साहब थोड़ा से अपने मामलात को देखें कि उनका मामला कहाँ खड़ा है। उज़ैर बलोच के साथ उनका कोई लिंक तो नहीं बन रहा। सईद गनी साहब भाई हमारे दोस्त हैं, वो जरा चेक करें। सईद गनी साहब, सेनेटर सईद गनी साहब, मैं फिर दोबारा उनका नाम ले रहा हूँ, वो चेक करें कि उनका कोई